रही है बात? चलो ठीक है, चलो चलो। हाँ चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखो भाई, आवाज नहीं आ रही? अब तो आ रही है। बोलो। हेलो। वीडियो नहीं आ रही? अभी आएगी भाई, रुको एक मिनट। आएगी, अभी आएगी। बच्चे कह रहे वीडियो नहीं आ रही है। आ रही है, आ रही है, हाँ आ रही है। चलो, आवाज भी बहुत कम आ रही है। ये कौन है? लखन सिंह। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ओके, और कैसे हो सब लोग? बढ़िया हो? ठीक है, आ रही है प्रॉपर? चलो। हाँ, तो आ रहा होगा प्रॉपर आवाज? हाँ ठीक है। चलो भाई, नमस्कार नमस्कार। हाँ, अपन अब बात करते हैं फाइनल ईयर की फिजिक्स के बारे में। ठीक है, और हमारा जो पेपर है वो है न्यूक्लियर फिजिक्स। नाभिकीय भौतिकी। ये जो पेपर है, पेपर नंबर सेकंड। ठीक, इसमें अपन को नाभिक के बारे में एक तो डिटेल्ड में बात करनी है। सबसे पहले तो अपन किसके बारे में बात करेंगे? नाभिक के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में बात होगी हमारी। ठीक है, नाभिक की प्रॉपर्टीज के बारे में, नाभिक के गुण क्या हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अपने पास पेपर में 4 यूनिट्स होती हैं, ये आप लोगों को पता ही है। ठीक है, जो फर्स्ट जो यूनिट है आपका, उस पूरे फर्स्ट यूनिट में अपन नाभिक और उसके जो गुण हैं, गुण बोले हैं, और उसके अवयव भी हैं अपने पास, उसके जो पार्ट्स हैं नाभिक के पार्ट्स, उसके बारे में डिटेल्ड में क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट जो यूनिट है उसके बारे में। इसमें एक स्पेसिफिक रदरफोर्ड का जो स्कैटरिंग है, उस रदरफोर्ड स्कैटरिंग के बारे में भी क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। ठीक, इसके अलावा हमारे पास एक पार्ट होगा लिक्विड ड्रॉप मॉडल, एक होगा शेल मॉडल, एक होगा फर्मी गैस मॉडल। ठीक, इस सब के बारे में क्या करेंगे? डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसके अलावा इसी यूनिट में अपन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर, इसका सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला, मैं सबके हिंदी में बात करता हूं सबके बारे में। एक तो होगा रदरफोर्ड का प्रकीर्णन, उसके बारे में। सबसे पहले तो अपन न्यूक्लियस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, नाभिक की दो परिकल्पनाएं होंगी हमारे पास। एक होगी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन परिकल्पना, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस, और एक होगी प्रोटॉन न्यूट्रॉन परिकल्पना। ये पहले यूनिट का स्ट्रक्चर है। जो न्यूक्लियर फिजिक्स का अपना जो पहला यूनिट है, उसका ये स्ट्रक्चर है। उसमें क्या होगा? अपन नाभिक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, नाभिक के बारे में बात करने के अलावा नाभिक के गुण क्या हैं, उसके अवयव कौन कौन से हैं, उसके बारे में बात करेंगे।
रदरफोर्ड स्कैटरिंग के बारे में हमारी बात होगी, ठीक। लिक्विड ड्रॉप मॉडल के बारे में, द्रव बूंद प्रयोग के बारे में हम लोग बात करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। द्रव बूंद मॉडल पेपर में कई बार पूछा गया है। एक होगा हमारे पास शेल मॉडल, उसके बारे में बात करेंगे। एक होगा फर्मी गैस मॉडल, उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। और एक होगा हमारे पास सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला, इसके द्वारा अपन क्या करेंगे, परमाणु में जो नाभिक है या नाभिक में जो अवयव हैं, नाभिक में जो अवयव हैं या जैसे अपन कहें प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, उस सबके द्रव्यमान के बारे में बात करेंगे। अगर अपन ऐसा करेंगे कि परमाणु के द्रव्यमान में से अगर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान माइनस कर देंगे, ठीक है, परमाणु के द्रव्यमान में से अगर अपन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान माइनस कर देंगे, तो हमारे पास नाभिक का द्रव्यमान बचेगा। उस नाभिक के द्रव्यमान के बारे में क्या करेंगे, अपन डिस्कस करेंगे, ठीक। चल, तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं कुछ चीजों के बारे में, थोड़ा सा समझते हैं पहले सारी चीजों को, फिर अपन आगे मूव करेंगे। सुनो भाई, देखो, नोट्स देंगे फिजिक्स के या हमको ही बनाने पड़ेंगे? नोट्स अभी तो आप लोग जैसे जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करें, उसके बाद हम आपको पीडीएफ के थ्रू आपको नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। जब तक ऑनलाइन क्लासेस का प्रोसेस है, आपको पीडीएफ के थ्रू नोट्स प्रोवाइड कराएंगे अपन। हाँ, चलो, आपको हम लोग यहाँ से जो इंपॉर्टेंट बात आपको बताएंगे, आप लोग क्या करें, उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करें, ठीक है। चलो सुनो, काम की बात। सबसे पहली बात, नाभिक के बारे में अपन क्या करते हैं, देखो, न्यूक्लियस के बारे में जो सबसे पहली बात है, जनरली क्या था, रदरफोर्ड के द्वारा एक रिएक्शन किया गया, ये न्यूक्लियर फिजिक्स का सबसे पहला रिएक्शन भी था, ठीक। रदरफोर्ड ने क्या किया, एक रिएक्शन किया, ठीक है। उसने क्या किया, एक पार्टिकल था उसके पास, अल्फा पार्टिकल 2He4, उसने उसको 7n14, एक उसके पास अल्फा पार्टिकल था, उस अल्फा पार्टिकल को उसने एक नाइट्रोजन के पार्टिकल से उसकी क्या कराई, टक्कर कराई। या फिर अपन बाद में उस वर्ड को यूज करेंगे, एक वर्ड को प्रक्षेप्य बोलेंगे अपन जब न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। नॉर्मली उसने क्या किया, एक अल्फा पार्टिकल की नाइट्रोजन के साथ क्या कराई, एक अभिक्रिया कराई, और उस अभिक्रिया से क्या हुआ, एक ऑक्सीजन का पार्टिकल और एक 1p1 मींस एक पार्टिकल बाहर आया जिसको उसने नाम दिया प्रोटॉन। ये पार्टिकल क्या था, प्रोटॉन था। हुआ क्या, रदरफोर्ड ने एक अभिक्रिया के बारे में डिस्कस किया, एक न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया। उसने क्या किया, अल्फा पार्टिकल की नाइट्रोजन के परमाणु के साथ क्या कराई, टक्कर कराई। उस टक्कर में एक तो ऑक्सीजन का पार्टिकल बन गया A217, और एक और पार्टिकल एक्स्ट्रा आया, और एक और पार्टिकल को उसने क्या कहा, 1p1। ये कौन सा पार्टिकल है, इसको उसने प्रोटॉन नाम दिया। इसके बेसिस पर नाभिक के स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी मिलना शुरू हुआ। उसने लगा कि नाभिक में कोई पार्टिकल तो होते हैं, ठीक। और इसी के बेसिस पर, नाभिक में पार्टिकल के बेसिस पर सबसे पहली एक परिकल्पना के बारे में, एक हाइपोथेसिस के बारे में जानकारी मिली। उसको कहते हैं प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन परिकल्पना। एक हाइपोथेसिस के बारे में उसने डिस्कस किया, उस हाइपोथेसिस का नाम था प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन परिकल्पना। जनरली वो क्या कहता है इस परिकल्पना के बारे में, सुनो। वो कहता है एक पार्टिकल है जिसका परमाणु क्रमांक Z है, एटॉमिक नंबर क्या है, Z है, एक पार्टिकल है X, एक एटम है X, ठीक। एक उसका जो एटॉमिक वेट है, परमाणु भार है, वो क्या है, A है। हमारे पास प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन परिकल्पना में वो कहता है एक परमाणु है मेरे पास X, एक एटम है X जिसका एटॉमिक नंबर Z है और उसका एटॉमिक वेट क्या है, A है, ठीक। उसने क्या किया, उसने कहा कि ये जो परमाणु है इसमें Z इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर रहते हैं। वो कहता है कि इसमें जो Z इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के अंदर होते हैं, और A-Z इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर
क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। उसने क्या कहा, उसने कहा कि हमारे पास कोई नाभिक है या कोई एक्स परमाणु है, उस एक्स परमाणु का परमाणु क्रमांक जेड है, एटॉमिक नंबर जेड है, और उसका जो परमाणु भार है, उसका परमाणु भार क्या है, ए है। उसने ये बताया कि इस प्रोसेस में, इस परिकल्पना में, इस हाइपोथेसिस में जेड इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर रहते हैं और ए माइनस जेड इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। जनरली इस सब के बारे में रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, एक्चुअली हुआ ये कि जब भी कोई रेडियो एक्टिव डिके होता है, या बोले ना रेडियो एक्टिव क्षय जब होता है, जब भी रेडियो एक्टिव डिके के बारे में बात आती है, तो रेडियो एक्टिव डिके में नाभिक से अल्फा, बीटा और गामा, तीन तरह के पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं। ये बात अपन जानते हैं, नाभिक से अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा पार्टिकल, तीन तरह के पार्टिकल क्या आते हैं, बाहर आते हैं। अब एक्चुअली ये जो बीटा पार्टिकल होता है, बीटा पार्टिकल क्या होता है, ये हाई एनर्जी का इलेक्ट्रॉन होता है। इसका मतलब अगर नाभिक से हाई एनर्जी का इलेक्ट्रॉन या बीटा पार्टिकल बाहर आता है तो एक आइडिया काम करता है। वो आइडिया क्या काम करता है, वो ये कहता है कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन का एग्जिस्टेंस होता है। नाभिक में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का एग्जिस्टेंस होता है। इसका मतलब नाभिक में इलेक्ट्रॉन रहता है, और अगर नाभिक में इलेक्ट्रॉन रहता है तो उसी के बेसिस पर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जो हाइपोथेसिस है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की जो परिकल्पना है, उसके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक, तो जरा एक बार की इसको देखें, समझे जरा इस बात को, क्या कहना चाहता है वो। ठीक, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ जरा। हम आपको बता चुके हैं, पेपर नंबर सेकंड है, ये पहले ही तो बता दिया हमने। ठीक है, थर्ड ईयर इंग्लिश मीडियम को भी पढ़ाओगे क्या जरा, तो बाद में पता चलेगा। अभी जो बता रहे हैं वो समझे, मैं वैसे भी इंग्लिश टर्म्स यूज करता हूँ, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो नाविक के बारे में रदरफोर्ड, मैं दोबारा से एक बार और रिवाइज कर देता हूँ इस पूरे पार्ट को। रदरफोर्ड क्या कहता है, उसने क्या किया, एक नाइट्रोजन के पार्टिकल से एक अल्फा पार्टिकल की क्या कराई, रिएक्शन कराई। उस प्रक्रिया में क्या हुआ, एक ऑक्सीजन का पार्टिकल और एक प्रोटॉन क्या हुआ, एमिट हुआ, उत्सर्जित हुआ, या जो डेराइव्ड जो न्यूक्लियाई बना वो क्या बना, 1p1 बना। ठीक, अब एक्चुअली नाभिक में क्या होता है, जब भी रेडियो एक्टिव डिके होता है नाभिक से, उस रेडियो एक्टिव डिके में अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, एक हीलियम का नाभिक होता है, ये सब आप लोग जानते हो। ठीक है, एक बीटा पार्टिकल होता है, बीटा भी अपन आगे डिस्कस करेंगे, तीन तरह का बीटा होता है अपने पास। ठीक है, बीटा प्लस, बीटा माइनस और बीटा नॉट। इसके अलावा एक गामा पार्टिकल जो न्यूट्रल पार्टिकल होता है, जरा उसके बारे में भी अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की जो परिकल्पना है, वो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की परिकल्पना क्या कहती है, वो कहती है कि जेड इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर रहते हैं, ए माइनस जेड इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं इस पूरे प्रोसेस में। इसका मतलब नाभिक में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का एग्जिस्टेंस होता है, नाभिक में इलेक्ट्रॉन रहता है, लेकिन इसमें कई सारी जो प्रोसेस हैं उसके द्वारा, अब एक्चुअली अपन जानते हैं ये बात तो कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन रहता तो है ही नहीं। ये कहता है, ये जो परिकल्पना ये कहती है नाभिक में इलेक्ट्रॉन रहता है, इसलिए इसका जो विरोधाभास है, इसका जो प्रोटेस्ट करता है, उसके बारे में अपन जरा सा डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो जरा आओ इधर। अपन क्या करते हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का जो हाइपोथेसिस है, उस प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के हाइपोथेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, चलो, सबसे पहली बात, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन परिकल्पना। ठीक, सुनो क्या कहता है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन परिकल्पना में, वो कहता है, अगर मान लो कोई जेड एक्स ए आपके पास क्या है, कोई परमाणु है जेड एक्स ए। ठीक,
जेड परमाणु क्रमांक, ए परमाणु भार एटॉमिक वेट। ठीक है, वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि अगर मान लो आपके पास कोई नाभिक है, उसकी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन परिकल्पना ये कहती है कि नाभिक में क्या होते हैं, जेड प्रोटॉन होते हैं और ए माइनस जेड इलेक्ट्रॉन रहते हैं। नाभिक में जेड प्रोटॉन, ए माइनस जेड इलेक्ट्रॉन, ये नाभिक में रहते हैं। और जेड इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर क्या करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। जब जेड इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर चक्कर लगाएंगे तो इस प्रक्रिया के कारण क्या रहेगा, पार्टिकल उदासीन रहेगा। ठीक, चलो अच्छा सुनो, सबसे पहली बात इसमें जो है वो है कोणीय संवेग से असहमति। एक्चुअली ये जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन परिकल्पना है, इसको गलत भी तो सिद्ध करना है कि नाभिक में प्रोटॉन, नाभिक में जो इलेक्ट्रॉन है वो नहीं रहता। नाभिक में क्या रहता है, सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। ठीक है, तो जरा सबसे पहली बात सुने, कोणीय संवेग से असहमति तो क्या कहता है, जरा सुनो। कोणीय संवेग से असहमति का मीनिंग क्या है उसका, वो ये कहता है कि आपके पास अगर न्यूक्लियस, वो कहता है नाभिक में या फिर कहें परमाणु में न्यूक्लियन की संख्या विषम होने पर, परमाणु में न्यूक्लियन की संख्या क्या होने पर, विषम होने पर, ऑड नंबर होने पर। विषम का मीनिंग ऑड। परमाणु में न्यूक्लियन की संख्या विषम होने पर कोणीय संवेग H क्रॉस का अर्धपूर्ण गुणज होता है। H क्रॉस का क्या होता है, अर्धपूर्ण गुणज। ठीक, अच्छा दूसरी चीज सुने, दूसरी बात, परमाणु में न्यूक्लियन की जो संख्या है, परमाणु में न्यूक्लियन की संख्या सम होने पर, परमाणु में अगर न्यूक्लियन की संख्या क्या होगी, सम होने पर कोणीय संवेग H क्रॉस का पूर्ण गुणज होता है। दो बातें, क्या कहता है, नॉर्मली अगर मान लो किसी परमाणु में नंबर ऑफ न्यूक्लियंस कैसे हैं, विषम है, उसका जो टोटल करते हैं और टोटल करने पर अगर वैल्यू क्या है, विषम संख्या में आए, तो कोणीय संवेग H क्रॉस का क्या होता है, अर्धपूर्ण गुणज होता है। ठीक, अगर परमाणु में न्यूक्लियन की संख्या सम हो तो कोणीय संवेग H क्रॉस का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है, परफेक्ट मल्टीप्लायर होता है। और ये क्या होता है, हाफ इंटीजर मल्टीप्लायर होता है। ठीक, अब मान लो हमारे पास जो पार्टिकल है, जो अणु, जिस परमाणु के बारे में अपन बात कर रहे हैं, वो एक परमाणु लेता है 7n14। ठीक, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का परिकल्पना क्या कहता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का परिकल्पना कहता है कि नाभिक में जेड प्रोटॉन होंगे, ए माइनस जेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे और नाभिक के बाहर जेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे। इसका मतलब इस पूरे पदार्थ में या पूरे जो एटम है, नाइट्रोजन का जो परमाणु है, इस एटम में क्या होगा, जेड मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, 7। ए माइनस जेड इलेक्ट्रॉन कहां रहेंगे, नाभिक के अंदर। ए माइनस जेड का मीनिंग 14 माइनस 7, इसका मीनिंग 7। 7 इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर रहेंगे और जेड इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर चक्कर भी तो लगा रहे हैं। इसका मीन्स जो जेड इलेक्ट्रॉन है या 7 जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के बाहर चक्कर लगा रहे हैं। इसका मतलब इस परमाणु में न्यूक्लियन की जो संख्या है, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस है, वो कितने हो गए, 777। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस वो
वो कितना हो गया 7 + 7 + 7 = 21। इसका मतलब ये संख्या कैसी है, विषम है। ये संख्या कैसी है, विषम, ऑड नंबर है। इसका मतलब नाइट्रोजन का जो कोणीय संवेग है, एंगुलर जो मोमेंटम है, वो कैसा आएगा, H क्रॉस का अर्धपूर्ण गुणज जाना चाहिए। यही तो कहता है ये वाला हाइपोथेसिस। जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन परिकल्पना है उसका हाइपोथेसिस ये कहता है कि अगर पार्टिकल में न्यूक्लियॉन की संख्या क्या है, विषम है, तो उस कंडीशन में ये जो कोणीय संवेग है, एंगुलर जो मोमेंटम है, वो क्या होना चाहिए, H क्रॉस का अर्धपूर्ण गुणज होना चाहिए, हाफ इंटीजर होना चाहिए। लेकिन एक्चुअली प्रैक्टिकली क्या होता है, एक्सपेरिमेंटली जब वो इसको डिसाइड करते हैं, एक्सपेरिमेंटली या प्रायोगिक रूप से 7n14 का कोणीय संवेग H क्रॉस का पूर्ण गुणज होता है। जब एक्सपेरिमेंटली प्रायोगिक रूप से जब बात करते हैं तो 7n14 का जो कोणीय संवेग होता है वो H क्रॉस का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये दोनों बातें क्लैश कर रही हैं। ये कहता है अर्धपूर्ण गुणज होता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का जो हाइपोथेसिस है वो कहता है क्या होता है, अर्धपूर्ण गुणज होता है। लेकिन 7n14 का कोणीय संवेग क्या होता है, H क्रॉस का पूर्ण गुणज होता है। इसका मतलब ये जो कोणीय संवेग है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की जो परिकल्पना है, ये इस बात के लिए असहमत होती है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये नाभिक में एग्जिस्ट करता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं होता है। इसका मतलब ये इस प्रक्रिया का क्या करता है, विरोध करता है। ठीक है, जरा देखो एक बार की, समझो इस बात को। सर ये टोटल न्यूक्लियॉन कैसे निकाले, एक्चुअली इसका मीनिंग ये, परमाणु में न्यूक्लियॉन की संख्या का मतलब होता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन तीनों के बारे में ये परमाणु बोला है। आगे जब अपन प्रोटॉन न्यूट्रॉन परिकल्पना पढ़ेंगे तो इसी परमाणु को अपन नाभिक बोलेंगे इस वर्ड को। जब तक न्यूट्रॉन के बारे में जानकारी नहीं हुई थी उस टाइम तक अपन यही कहते थे कि परमाणु में न्यूक्लियॉन की संख्या, नाभिक नहीं कह रहे अभी, अभी उसको सिर्फ क्या कह रहे हैं, परमाणु कह रहे हैं। ठीक, चलो देखो एक बार की भाई, 7 प्रोटॉन, 7n14 है, A-Z इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर रहते हैं। 7 A-Z का मींस 14 -7 करोगे तो कितना आ जाएगा, 7। जेड इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं तो 7 ये हो गए। कितने हो गए, 7 7 7 21 हो गए ना। देखो जरा फटाफट से एक बार की। चलो आगे बात करें, जरा बताओ एक बार की कमेंट करके, सबको बात समझ आई या नहीं आई। ओके, चलो आगे बात करते हैं। देखो भाई दूसरी बात, ये हुई कोणीय संवेग से असहमति। एक दूसरा पार्ट पढ़ते हैं अपन, ऊर्जा से असहमति। सेकंड पार्ट, ऊर्जा से असहमति। मतलब क्या है इस वर्ड का, सुनो। देखो वो क्या कहता है, अगर मान लो, माना, अच्छा एक बात सुने पहले, जब अपन रेडियो एक्टिव डिके पढ़ेंगे तो उसमें हमें पता चलेगा नॉर्मली क्या होता है कि नाभिक से जो भी बीटा पार्टिकल बाहर आता है, नाभिक से बाहर आने वाला
बीटा पार्टिकल की जो ऊर्जा है वो ऊर्जा लगभग 3 से 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। क्या कहता है, रेडियो एक्टिव डिके में, या जो रेडियो एक्टिव डिके जब होता है, उस रेडियो एक्टिव डिके में नाभिक से बाहर आने वाले बीटा कण की जो ऊर्जा होती है, बीटा पार्टिकल की जो ऊर्जा होती है, वो कितनी होती है? 3 से 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। अपन क्या करते हैं, अपन इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी की बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी निकाल लेते हैं, और इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी अगर इसके जैसी आ जाती है तो अपन कह देंगे कि ये बात ठीक है, और अगर नहीं आएगी तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन है ये नाभिक में एग्जिस्ट नहीं करता, उसका अस्तित्व नाभिक में नहीं होता। ठीक, चलो अपन क्या करते, अगर मान लो यदि इलेक्ट्रॉन नाभिक में है, अपन कह देते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक में क्या है, उपस्थित है। अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक में उपस्थित है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग यह है कि नाभिक में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है उसके आकार में जो अनिश्चितता है वो नाभिक के आकार के बराबर होगी। तब इलेक्ट्रॉन के आकार में अनिश्चितता इलेक्ट्रॉन के आकार में अनिश्चितता नाभिक के आकार के तुल्य होगी। अच्छा देखो, होता क्या है, परमाणु का जो आकार होता है वो लगभग 10⁻⁻10 मीटर की रेंज का होता है। ठीक, नाभिक का जो आकार होता है वो लगभग 10⁻⁻14 मीटर की रेंज का होता है, 10⁻⁻14 मीटर की रेंज का होता है। और नाभिक में उपस्थित जो न्यूक्लियन होता है, न्यूक्लियन का आकार वो लगभग फर्मी की रेंज का होता है, 10⁻⁻15 मीटर की क्या होता है, रेंज का होता है। ठीक, तो सबसे पहले अपन बात करें ऊर्जा से असहमति, वो कहता है नाभिक से बाहर आने वाले जो बीटा पार्टिकल है, या रेडियो एक्टिव डिके में नाभिक से जो बीटा पार्टिकल बाहर आता है उसकी एनर्जी कितनी होती है, 3 to 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। यदि इलेक्ट्रॉन नाभिक में उपस्थित है, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन कहाँ है, नाभिक में उपस्थित है, तो इलेक्ट्रॉन के आकार में जो अनिश्चितता है वो नाभिक के आकार के तुल्य होनी चाहिए। ठीक, मींस उसके आकार में कितना चेंज हो सकता है उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं, कि उसमें जो अनसर्टेनिटी है वो कितनी होनी चाहिए, न्यूक्लियस का जो साइज है उसके जैसी होनी चाहिए। और नाभिक का आकार कितना होता है, 10⁻⁻14 मीटर की रेंज का। इसका मतलब डेल्टा एक्स इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 10⁻⁻14। ठीक, चलो अपन क्या करते हैं, अपन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, आओ जरा। अतः इलेक्ट्रॉन के संवेग में अनिश्चितता, अपन क्या करते हैं, अगर ना इसके आकार में अनिश्चितता 10⁻⁻14 है, तो इसका मतलब उसके संवेग में, उसके मोमेंटम में भी कोई ना कोई क्या होगी, अनसर्टेनिटी होगी। प्रिंसिपल क्या होता है, डेल एक्स इंटू डेल पी इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू एच क्रॉस। इसका मीनिंग डेल पी ये क्या है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, मींस संवेग में अनिश्चितता है। ये वैल्यू क्या है, संवेग में अनिश्चितता है, एच क्रॉस ओवर डेल्टा एक्स। हाँ, ये रिजॉइन कर लेना भाई क्लास को एक बार की।